Kavish, I think I'm in fall in love with you. I love you. I love you too. So, will you marry me? शादी? अब हमारा कोई मेल नहीं है टीना। कहाँ मैं और कहाँ तुम। क्या तुम मुझ गरीब के साथ खुश रह पाओगी? Of course, कविश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं रह लूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। टीना कविश से मिलकर घर लौटती है तो उसके पिता, टीना किससे मिलकर आ रही हो? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम एक गरीब के साथ इश्क लड़ा रही हो। डैड, उसका नाम गरीब नहीं कविश है और वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे खुश रखेगा। ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पर चढ़ा प्यार का फितूर बोल रहा है। मैं किसी भी फटीचर को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। तो फिर ठीक है डैड, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने कविश के पास। मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ टीना। उस गरीब से शादी करके तुम्हें सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन टीना उसकी एक नहीं सुनती और वो मंदिर में जाकर कविश से शादी कर लेती है। लेकिन तभी बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओह नो, इस बारिश को भी अभी होना था। तुम्हें पता है टीना, शादी वाले दिन बारिश होने से दोनों पति पत्नी का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। कविश बारिश में भीगते हुए टैक्सी लेकर आता है। फिर दोनों टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो टैक्सी एक बड़े से घर के आगे आकर रुकती है, जिसे देख टीना कहती है, कविश, तुम तो कह रहे थे तुम बहुत गरीब हो, लेकिन तुम्हारा घर तो कितना सुंदर है। टीना, ये मेरा घर नहीं है। दरअसल टैक्सी इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि गांव की गलियां कच्ची हैं। अब हमें पैदल ही जाना होगा। लेकिन कविश, यहाँ तो कितना कीचड़ पड़ा हुआ है, ऐसे में मुझे घिन आती है। टीना, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद वो दोनों बारिश में भीगते हुए कीचड़ में सने हुए कविश के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा होता है और घर के अंदर भी पानी भर गया होता है, जिसे वो बाल्टी से उठाकर बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी अनजाने में कविश की बहन बारिश का पानी बाहर फेंकती है, लेकिन वो जाकर नई बहू के ऊपर गिर जाता है। आउच! ये क्या किया तुमने? घर आई नई बहू का स्वागत कोई ऐसे करता है क्या? भैया, ये लड़की कौन है जो मुझसे ये सब कह रही है? हाँ बेटा, कौन है ये? माँ, ये टीना है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। फिर कविश उन सबको सारी बात बताता है। तभी कविश की भाभी हाथ जोड़कर टीना से कहती है, माफ करना देवरानी जी, पूनम से जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसने गलती से वो पानी आपके ऊपर फेंक दिया, इसने आपको देखा नहीं। फिर सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, नई बहू कब से बारिश में भीग रही है, बड़ी बहू जाकर स्वागत की थाली ले आ। जी माँ जी। फिर गरीब सास जानकी अपने गरीब से घर में अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश कराती है। आओ नई बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा गृह प्रवेश तो किसी बहू का नहीं हुआ होगा। अरे देवरानी जी, आप तो बारिश में पूरी तरह भीग गई हैं। अंदर आइए, मैं आपको पहनने के लिए दूसरे कपड़े देती हूँ। फिर पूजा नई साड़ी अपनी देवरानी को देती है। ये लीजिए देवरानी जी, मेरी हैसियत आप जितनी तो नहीं, लेकिन ये मेरी नई साड़ी है, आप इसे पहन लीजिए। पूजा के पास वही इकलौती नई साड़ी थी जिसे वो अपनी देवरानी को पहनने को दे देती है। टीना वो साड़ी पहन लेती है, लेकिन उसकी नजर उस झोपड़ी पर ही जा रही थी जहाँ जगह जगह से पानी टपक रहा था। ओह गॉड, ये किस गरीब खाने में आ गई मैं, यहाँ तो सब कुछ कितना बेकार है। तभी टीना की ननद खाना लेकर वहाँ आती है। छोटी भाभी, ये लीजिए आपका खाना, आपको भूख लगी होगी ना, आप आराम से इस चारपाई पर बैठ जाइए। हे भगवान, बस यही होना बाकी था। माँ जी उठिए, देखिए ना छत से पानी टपक रहा है। हैं? ए मुरी मैया, अभी तो बारिश का मौसम ठीक से आया भी नहीं और छत का ये हाल। चलिए माँ जी, उधर चलते हैं, वहाँ पानी से बचे रहेंगे। पूरी रात उस कच्चे मकान की छत से पानी टपकता रहा। रामकली और उसकी बहू माला घर के एक कोने में बैठे रहे। इसके अलावा फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। असल में वो बिल्कुल अकेली थी। रामकली के पति का कई साल पहले स्वर्गवास हो चुका था और माला का पति यानी रामकली का बेटा सुंदर करीब 3 सालों से घर नहीं आया था। वो पैसे कमाने के लिए शहर गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। माला ने शहर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन सुंदर उसे कहीं नहीं मिला। तब से माला और रामकली एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी गुजार रही थी। खेती के लायक बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिसके पास ही एक कच्चा घर बनाकर दोनों अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन बारिश के आते ही अब ये घर भी साथ छोड़ रहा था। माँ जी देखिए तो, यहाँ भी दरार आ गई है और छत भी टपक रही है। अभी तो बारिश का मौसम बस शुरू ही हुआ है,
अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दीवार ढह जाएगी और फिर हमारा पूरा घर भी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दीवार और छत की छेदों को भरने के लिए बस थोड़ी मिट्टी मिल जाए, फिर काम हो जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं जाकर गांव वालों से बात करती हूँ। कोई ना कोई अपने खेत से मिट्टी दे ही देगा हमें। माँ जी, मिट्टी ही चाहिए तो हम अपने खेत से ले लेते हैं ना। अच्छा, और इतनी मेहनत से जो भिंडी के पौधे उगाए हैं उनका क्या होगा फिर? अगर मिट्टी निकाली तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तो माँ जी, गांव में सबने ही खेतों में कुछ ना कुछ उगा रखा होगा, तो हमें कोई कैसे देगा मिट्टी? हाँ, मुश्किल तो है, पर हो सकता है किसी का खेत खाली हो। मैं जाकर देखती हूँ, तू जाकर खेत में पानी डाला। रामकली और माला किसी भी हालत में अपने खेत की फसल खराब नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उनके पास राशन के नाम पर सिर्फ चावल ही थे, जो उनके पिछली फसल से बचे हुए थे। रामकली पूरे गांव में घूमी और फिर सीधा गांव के मुखिया जी के पास गई। मुखिया जी, एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो रामकली, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरी झोपड़ी की दीवार में दरार आ गई है। अगर दीवार गई तो पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। दीवार फिर से बनाने के लिए बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। छत भी टपक रही है। तो अपने खेत से मिट्टी निकाल लेना, क्या दिक्कत है? मुखिया जी, मैं ऐसा तो कर लेती, पर मेरा खेत खाली नहीं है अभी। वो आपका खेत है ना, पटरी के पास वाला, मैंने देखा आपने उसे खाली छोड़ा हुआ है। तो अगर उसमें से मैं ना 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 ना, वहाँ की मिट्टी को हाथ भी मत लगाना। बारिश का मौसम आ गया है, मुझे वहाँ धान बोना है भाई। बस अभी वहीं तो जा रहा था मैं। बस आज का दिन दे दो मुखिया जी, कल बो लेना अपनी फसल। मैं और मेरी बहू बस थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे आज ही। अरे जिद मत कर, मना कर दिया ना मैंने, जा किसी और से बात कर जाके। रामकली को मुखिया से बहुत आस थी, लेकिन खड़ूस मुखिया ने उसकी कोई मदद नहीं की। इसके बाद रामकली ने और कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। उधर माला खेत पर पानी डालकर घर वापस आ चुकी थी और खाना बनाकर रामकली के इंतजार में बैठी थी। फिर कुछ देर बाद, माँ जी आप आ गई, क्या हुआ? कौन देगा हमें मिट्टी? कोई नहीं, सबकी जान जा रही है इतनी सी मदद करने में। आपने मुखिया जी से पूछा क्या? उनके पास तो बहुत सारे खेत हैं। वो मुखिया जितना बड़ा आदमी है, उसका दिल उतना ही छोटा है। वो पटरी के पास खाली खेत पड़ा है उसका, पर मिट्टी देने से साफ मना कर दिया उसने। भगवान जाने अब क्या होगा। घर आते हुए देखा मैंने, आसमान में ऐसे काले काले बादल हैं जैसे आज के आज अपना घर बहा देंगे। माला अपनी सास को दिलासा तो देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त खुद वो भी परेशान थी। लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर उसने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं समझ गई हमें क्या करना है। क्या? माँ जी पहले आप खाना खाओ, फिर हम दोनों चलेंगे मिट्टी लेने। पर मिट्टी लाएंगे कहाँ से? हमारे खेत से। अरे लेकिन कुछ नहीं माँ जी, घर का ठीक होना फिलहाल सबसे जरूरी है। और फिर भिंडी ना सही, इस बार सिर्फ चावल से काम चला लेंगे, और बारिश है तो फिर से धान भी तो उगा सकते हैं। और माँ जी वैसे भी धान की खेती के लिए पानी तो रोकना ही होगा, और उसके लिए खेत की मेड़ भी ऊंची करनी होगी। क्या बोल रही है? मिट्टी निकाल लेगी खेत से तो मेड़ किससे उठाएगी? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अगर हम अपने खेत से कुछ मिट्टी निकाल लेंगे तो वैसे भी अपना खेत गहरा हो जाएगा, पानी खुद ही रुक जाएगा खेत में, तो मेड़ ऊंची करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ री, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं फिर। अब भिंडियों का जो होना है वो होए, चल पहले अपना घर बचाते हैं। सास बहू को बारिश से जूझने का रास्ता दिख गया था। पहले दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर दोनों खेत पहुंची। बड़े भारी मन से दोनों ने अपनी भिंडी की फसल उजाड़ दी और फिर अपने खेत से मिट्टी निकालकर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की कमजोर दीवार को ठीक किया, साथ ही छत की दरारों को भी भर दिया। काम पूरा हो चुका था और इस बार दीवार पहले से मोटी और मजबूत दिख रही थी। फिर रात होते ही फिर से बादल कड़कड़ाने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। ये देखकर रामकली कुछ उदास हो गई। माँ जी आप परेशान मत होइए, मिट्टी की परत अच्छे से सूख गई है और इस बार सब कुछ पहले से काफी मजबूत है। अरे पगली, बात वो नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ कि भिंडी तो बची नहीं, अब खाएंगे क्या? ये मिट्टी? माँ जी ये चावल है तो सही, यही खाएंगे। और सुना है इस बार अच्छी बारिश होगी तो चावल फिर से उगा लेंगे और उन्हें इस बार बेच भी देंगे, और उनसे जो पैसे आएंगे उनसे जो चाहे वो खाएंगे। माला की बात सुनकर रामकली मुस्कुरा दी और फिर दोनों सास बहू चैन की नींद सो गए, इस उम्मीद में कि अगले दिन तक उनका खेत बारिश के पानी से भर जाएगा तो उसमें वो धान की रोपाई कर देंगे।
लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस रात से वो बारिश शुरू तो हो गई, लेकिन वो रुकेगी कब ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। माँ जी शुक्र है कि हमने अपना घर वक्त पर ठीक कर लिया, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती। घर तो बचा लिया बहू, पर लगता है इस बार फसल नहीं उगा पाएंगे। देखना 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, सारे खेत बारिश के पानी में डूब गए हैं। देख सबकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और हमारी तो पहले ही हो गई थी। सोचा था धान उगा लेंगे, पर ऐसी बारिश में वो भी कैसे हो। बारिश रुकने के बजाय लगातार तेज होती रही। पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फसलें तो बर्बाद हुई ही, लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। रामकली और माला के घर में भी दोनों ने बड़ी मुश्किल से वो वक्त निकाला। पूरे 5 दिनों के बाद जब बारिश थमी तो धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी उतरने लगा और खेतों की मिट्टी दिखने लगी। लेकिन अब कहीं भी फसल नहीं बची थी। बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। गांव के सारे किसान मायूस थे क्योंकि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उधर रामकली और माला के खेत का हाल तो और भी बुरा था, क्योंकि वहां से पानी उतरा ही नहीं। बारिश थमने के बाद भी उनका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। असल में घर बनाने के लिए मिट्टी निकालने की वजह से ये खेत एक छोटे से तालाब की शक्ल ले चुका था, और ये देखकर रामकली ने अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ माँ जी, हम तो यही चाहते थे ना कि हमारे खेत में बारिश का पानी रुक जाए। अरे पगली, इतना पानी थोड़े ही चाहिए था। ये अब खेत नहीं, पूरे का पूरा तालाब बन गया है। यहाँ धान कैसे बोएंगे बता जरा। रामकली मायूस थी, लेकिन माला अभी भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। कुछ देर सोचकर उसने बड़ी ही फुर्ती से रामकली का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी आ गया, आ गया। अरे कौन आ गया? सुंदर आ गया क्या है? नहीं माँ जी, इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं हमारी। फिलहाल तो एक उपाय आया है मेरे दिमाग में इस परेशानी से निकलने का। अच्छा बता बता, फिर अब क्या सोचा है तूने? माँ जी, धान बोने के लिए जो पैसे हमने बचा कर रखे हैं, हम शहर जाकर उन पैसों से मछलियाँ ले आते हैं। वाह हरी, यहाँ भूखे मरने की नौबत आ रही है और तुझे मछली खाने की पड़ी है। हाँ माँ जी, मछली तो खाएंगे पर अभी नहीं। पहले हम मछलियाँ पालेंगे, उन्हें बेचेंगे, पैसे कमाएंगे और फिर मजे से खाएंगे। माला की बात रामकली को भी ठीक लगी। फिर अगले ही दिन दोनों शहर पहुंच गईं और वहां मौजूद मछली पालन केंद्र से उन्होंने कुछ बढ़िया किस्म की मछलियां खरीदी। दोनों मछलियां लेकर गांव वापस ही आ रही थी कि तभी, माँ जी वो देखिए, क्या ये सच है माँ जी? सामने सुंदर था, जिस पर अचानक माला की नजर पड़ गई थी। दोनों फौरन सुंदर के पास गईं। सुंदर बहुत ही बुरी हालत में था। असल में उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त खो चुकी थी, और यही वजह थी कि वो वापस गांव नहीं पहुंच सका। माला और रामकली सुंदर को वापस पाकर बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ साथ गांव वापस ले आए। लेकिन अब चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि अब खाने वाले 2 नहीं बल्कि 3 थे और सुंदर का इलाज करवाना भी जरूरी था। चल माला, ये मछलियां जाकर अपने खेत मतलब कि तालाब में डाल आते हैं। अब तो बस इन्हीं से उम्मीद है। दोनों ने ऐसा ही किया। मौसम और किस्मत दोनों ने उनका साथ दिया। बारिश का मौसम जहां सारे गांव की फसलें बर्बाद कर रहा था, तो वहीं रामकली और माला के तालाब के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ ही वक्त में तालाब में ढेर सारी मछलियां दिखने लगीं, जिन्हें देखकर माला और रामकली बहुत खुश हुई। बारिश की वजह से पूरा गांव पहले से ही परेशान था। उनके पास पिछले साल के चावलों के अलावा कुछ नहीं था खाने के लिए। ऐसे में सभी ने माला और रामकली से खूब मछलियां खरीदी और इस तरह उन्हें भी अपनी परेशानी का हल मिल गया। कमाई अच्छी होने लगी तो रामकली और माला ने सबसे पहले सुंदर का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में सुंदर को सब कुछ याद आ गया। अब सब ठीक था। अब रामकली का परिवार भी पूरा था और घर का राशन भी।